please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. चारों दिशाओं से खबरें जो आई सब इन चार खांचों में समाई। राजा, मंत्री, चोर, सिपाही। 2G स्पेक्ट्रम केस में सीबीआई की विशेष अदालत ने ए राजा और कनिमोई समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। 2G केस पर फैसले के बाद जोश में आई कांग्रेस ने बीजेपी को सड़क से लेकर संसद तक घेरा। बिहार के गोपालगंज में एक चीनी मिल में बॉयलर फटने से 6 लोगों की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूटा और ब्रांड वैल्यू के मामले में विराट कोहली ने शाहरुख खान को पीछे छोड़ पहले नंबर पर जगह बनाई। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर डीएमके पार्टी का झंडा हाथ में लिए हुए कई लोग नारेबाजी करने लगे। इनकी ये नारेबाजी 2G केस पर कोर्ट का फैसला आने के बाद शुरू हुई, जिसमें अदालत ने 2G घोटाले के आरोपी डीएमके नेता ए राजा और सांसद कनिमोई समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। अदालत का फैसला आते ही पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर जश्न शुरू हो गया। जितने भी समर्थक हैं उनके चेहरों पर खुशी है, क्योंकि जो उनके नेता हैं ए राजा और कनिमोई, उन्हें बरी कर दिया है। 2G केस में कोर्ट ने अपना फैसला केवल एक लाइन में सुनाया और कहा कि सीबीआई इस मामले में किसी भी आरोपी के खिलाफ सबूत पेश करने में नाकाम रही, जिससे पैसों के लेन देन की बात साबित नहीं हो पाई। इसलिए सभी आरोपियों को बरी किया जाता है। He said that there are no evidences available. The prosecution has been visibly failed to prove its case. I am acquitting all the accused. 1,76,000 करोड़ के घोटाले के आरोप वाले 2G केस में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और डीएमके सांसद कनिमोई समेत 17 लोग आरोपी बनाए गए थे, लेकिन अदालत ने सभी आरोपियों को इस केस से बरी कर दिया। देश का सबसे चर्चित 2G घोटाला 2010 में सामने आया था, जब कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में 2008 के स्पेक्ट्रम आवंटन पर सवाल खड़े किए थे और आरोप लगाया था कि स्पेक्ट्रम की नीलामी की बजाय पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इन्हें बांटा गया। कैग ने यह दावा भी किया था कि 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी में नियमों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है, जिससे सरकारी खजाने को करीब 1,76,000 करोड़ का नुकसान हुआ। कैग की रिपोर्ट के आधार पर उस वक्त के दूरसंचार मंत्री ए राजा और डीएमके सांसद कनिमोई को मुख्य आरोपी बनाया गया और साथ ही उस वक्त के संचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा और ए राजा के निजी सचिव आर.के. चंदौरिया पर भी घोटाले के आरोप लगे। 2011 में शुरुआती दोषी मानते हुए अदालत ने सभी 17 आरोपियों को 6 महीने की सजा सुनाई थी और जेल जाने वालों में ए राजा और कनिमोई भी शामिल थे। लेकिन अदालत ने सभी 17 आरोपियों को बरी करते हुए सीबीआई को तगड़ा झटका दिया। घोटाले के आरोपों से बरी होने के बाद कनिमोई अदालत से बाहर निकली और हाथ हिलाकर अपने समर्थकों का अभिवादन किया। कनिमोई ने अदालत के फैसले को न्याय की जीत बताया और मुश्किल वक्त में समर्थन के लिए सभी का धन्यवाद किया। 2G घोटाले के आरोप में ए राजा को अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ी थी, लेकिन अदालत का फैसला आने के बाद उनके चेहरे पर भी खुशी नजर आई। 2010 में सामने आए इस केस पर 6 साल तक बहस चली, लेकिन सीबीआई किसी भी आरोपी को दोषी ठहराने में नाकाम रही। बिहार के गोपालगंज में एक चीनी मिल में बॉयलर फटने के बाद गुस्साई भीड़ ने 2 गाड़ियों में आग लगा दी। बॉयलर फटने से हुए हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हुए, जिसके बाद इलाके के लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने सासा मूसा चीनी मिल के मालिक के घर के बाहर खड़ी 2 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जबकि एक और गाड़ी में तोड़फोड़ की। भीड़ ने कंपाउंड में मौजूद एक ट्रैक्टर को भी फूंक डाला। लोगों का यह गुस्सा मजदूरों की मौत के बाद प्रशासन के रवैये से भड़का था। प्रशासनिक रवैये को लेकर जिस कदर नाराजगी थी, उसके कारण कानून व्यवस्था की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई है। हद तो ये रही कि आला पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में लोगों ने ये तांडव मचाया। इस दौरान भीड़ और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। लोगों की नाराजगी इस बात से थी कि घटना रात करीब 11 बजे घटी, लेकिन सुबह तक पुलिस और प्रशासन का कोई अधिकारी झांकने तक नहीं आया और मिल के अंदर शव बिखरे पड़े थे। बताया जा रहा है कि बीती रात करीब 11 बजे जब गन्ने की पेराई का काम चल रहा था, तभी बॉयलर टैंक ओवरहीट होने की वजह से फट गया, जिसके बाद जबरदस्त धमाका हुआ, जिसकी चपेट में कई मजदूर आ गए। लापरवाही तो बहुत है इसमें, पुराना ही औजार से काम होता है। हादसे में घायल 9 लोगों को गंभीर हालत में गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिन्हें बाद में पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रेफर किया गया। मिल में काम कर रहे लोगों का आरोप है कि मिल में पहले से लापरवाही बरती जा रही थी और सुरक्षा के इंतजाम नाकाफी थे। आरोप है कि चीनी मिल का बॉयलर बहुत पुराना था। मिल कर्मी कई बार पुरानी मशीनों को बदलने की मांग करते रहे, लेकिन मिल मालिक ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बताया जा रहा है कि 7 दिन पहले भी मिल में एक हादसा हुआ था, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए थे। इसके बावजूद इसी बॉयलर से काम लिया जा रहा था। तो मेरा भाई उसमें अभी दबा हुआ है,
अभी उसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हालांकि मिल मालिक ने लापरवाही के आरोप को खारिज करते हुए पूरी घटना को महज दुर्घटना बताया। एक्सीडेंट फैक्ट्री में हो गया और जानी एक्सीडेंट में से कुछ चीज टूट के गिर गई। मिल मालिक ने हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों के रिश्तेदारों को 4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। इस बीच चीनी मिल के मालिकों के द्वारा पुलिस ने हिरासत में भी लिए जाने की जानकारी है। लोगों की नाराजगी बढ़ती देख बिहार सरकार भी हरकत में आ गई है और बिहार के गन्ना मंत्री खुर्शीद अहमद ने मामले की निष्पक्ष जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। सरकार इसकी जांच कराएगी। उधर विपक्ष ने भी इस मामले में पुलिस और प्रशासन को कटघरे में खड़ा करने में देरी नहीं की। पूरी तरीके से प्रशासन जो है विफल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सासा मूसा चीनी मिल हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। यूपी के अलीगढ़ में सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सड़क पर नारेबाजी करने लगे। ये सभी महिलाएं पक्की नौकरी और वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर बीते 2 महीने से धरने पर हैं। लेकिन आरोप है कि 2 महीने के बाद भी सरकार ने उनकी मांगों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। बीते 2 महीने से इनका धरना डीएम दफ्तर के बाहर चल रहा था, लेकिन बीते रोज ये महिलाएं जेल के बाहर पहुंच गईं और गिरफ्तारी देने के लिए प्रदर्शन करने लगी। लेकिन जब जेल प्रशासन पर उनके प्रदर्शन का असर नहीं पड़ा तो महिलाओं ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में पुलिस इन महिलाओं को समझाने आई, लेकिन प्रदर्शन कर रही महिलाएं गिरफ्तारी की मांग पर अड़ी रहीं। आखिरकार पुलिस को महिलाओं की मांग माननी पड़ी और कुछ देर के लिए पुलिस ने सभी महिलाओं को हिरासत में लेकर फिर छोड़ दिया। इस प्रदर्शन में 500 से भी ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और हिरासत से रिहा होने के बाद प्रशासन को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी पूरी तरह से अनदेखी कर रही है, जिस वजह से उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हम ना हमारे बच्चे पलते हैं, ना हमारे परिवार का भरण पोषण हो रहा है। हम सभी महिलाएं बहुत दुखी हैं। महिलाओं की मांग है कि या तो उनकी सैलरी बढ़ाई जाए या उनकी नौकरी को पक्का किया जाए। हमारा मानदेय 4,000 है और हम चाहते हैं कम से कम हमारा मानदेय 18,000 कर दें या हमें राज्य कर्मचारी घोषित कर दें। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मानती वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगी। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली देश के सबसे बड़े सेलिब्रिटी ब्रांड बन गए हैं। उन्होंने अभिनेता शाहरुख खान को पीछे छोड़ते हुए तमगा हासिल किया है। कॉर्पोरेट फाइनेंस एडवाइजर कंपनी डफ एंड फिलिप्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी ब्रांड की लिस्ट में विराट कोहली 922 करोड़ रुपए की ब्रांड वैल्यू के साथ नंबर 1 पर हैं, जबकि शाहरुख खान 679 करोड़ की ब्रांड वैल्यू के साथ दूसरे नंबर पर हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब ब्रांड वैल्यू के मामले में किसी ने शाहरुख खान को पछाड़ा है। ये तब है जब कोहली 20 ब्रांड को प्रमोट करते हैं, जबकि शाहरुख खान 21 ब्रांड के साथ जुड़े हैं। 2016 में विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू 592 करोड़ रुपए थी और तब वो इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर थे। इस लिस्ट में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण 595 करोड़ रुपए की ब्रांड वैल्यू के साथ तीसरे नंबर पर हैं, जबकि अभिनेता अक्षय कुमार 300 करोड़ रुपए की ब्रांड वैल्यू के साथ चौथे नंबर पर हैं। लोकसभा में शुक्रवार को 3 तलाक पर बिल पेश किया जाएगा। सरकार शुक्रवार को लोकसभा में 3 तलाक पर बिल पेश करेगी। लखनऊ में सीएम आवास के बाहर सेल्फी खींचने पर लगी रोक को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुटकी ली कि अब राज्य में सेल्फी लेने पर यूपी कोका लग सकता है। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा दिव्यांग बच्चों के साथ क्रिसमस से पहले एक कार्यक्रम में शामिल हुए। बिहार के सहरसा में पुलिस ने छापेमारी कर एक गाड़ी से 123 पेटी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बिहार के भगवानपुर में शराब के साथ पकड़े गए एक आरोपी की पुलिस कस्टडी में संदिग्ध हालात में मौत के बाद गुस्साए लोगों और पुलिस के बीच झड़प हुई। यूपी के प्रतापगढ़ में विधायक संगम लाल गुप्ता के दफ्तर और एक मंदिर में चोरी का मामला सामने आया। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने छापेमारी कर एक ट्रक से अवैध शराब की 500 पेटी जब्त की, जबकि आरोपी भागने में कामयाब हो गया। मध्य प्रदेश के रतलाम में पुलिस ने एटीएम में चोरी के इल्जाम में एक नाबालिग समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के देवास में एक बैंक के सामने से पैसों से भरा बैग लूटने के मामले में पुलिस ने एक नाबालिग लड़की समेत 4 आरोपियों को पकड़ा। टीम इंडिया से बाहर चल रहे गौतम गंभीर ने वापसी की उम्मीद जताते हुए साफ किया कि उनके अंदर प्रेरणा की कमी नहीं है और वो संन्यास नहीं लेंगे। खबर है कि टीम इंडिया के पूर्व कोच गैरी कर्स्टन को आईपीएल की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम से बतौर बैटिंग कोच जोड़ने का ऑफर दिया गया। आईएसएल यानी इंडियन सुपर लीग में असम के गुवाहाटी में खेले गए मैच में मुंबई सिटी ने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को 2-0 से हरा दिया। पटना के विघ्ना
पहाड़ी इलाके के कोचिंग सेंटर में आरजेडी के कुछ कार्यकर्ता जबरन घुसे और वो अंदर चल रही क्लास को बंद करने के लिए कहने लगे। इन कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय जनता दल के बुलाए गए बिहार बंद के दौरान जमकर बवाल किया और पटना के कई कोचिंग संस्थानों को इन्होंने जबरन बंद करा दिया। 2 मिनट बंद कीजिए। बिहार में एक दिन का ये बंद आरजेडी ने नीतीश सरकार की खनन नीति और लगातार बढ़ रहे अपराधों के खिलाफ बुलाया। इस बंद के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी सड़क पर उतरे और उन्होंने जमकर सरकार का विरोध किया। हालांकि पुलिस ने लालू यादव के दोनों बेटों तेजस्वी और तेज प्रताप यादव को हिरासत में ले लिया। पहले तमाम मजदूरों ने शुरुआत की और इसको लेकर के हम लोग सदन में भी कार्य स्थगन प्रस्ताव लाए। आज हम लोग सड़क पे भी उतरे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इस बंद के दौरान पटना ही नहीं बल्कि प्रदेश के कई जिलों में कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया, जिनमें नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा भी शामिल है, जहां आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने NH-31 पर टायरों में आग लगाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और इन्होंने काफी देर तक पटना से रांची जाने वाले रूट को बंद रखा। इतना नहीं, बिहार बंद के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने कई जिलों में रेल सेवा भी रोक दी, जिसकी वजह से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सासाराम में आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। अपने प्रदर्शन के दौरान ये कार्यकर्ता ट्रेन के इंजन पर चढ़ गए। आरजेडी के बंद की वजह से कई इलाकों में सड़कों पर लंबा जाम लग गया। इस प्रदर्शन के दौरान गाड़ियों की आवाजाही रुक गई, जिसका खमियाजा मरीजों को भी भुगतना पड़ा। पटना के गांधी सेतु पर एक एम्बुलेंस के जैम में फंसने से एक महिला की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि उन्हें यहां से निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। हालांकि आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने बंद से पहले ही अपने कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि इस बंद से एम्बुलेंस और स्कूली बच्चों को दिक्कत नहीं होने दी जाए। लेकिन इस बंद के दौरान न सिर्फ अस्पताल कर्मियों को परेशानी से जूझना पड़ा, बल्कि बिहार के तकरीबन सभी जिलों में ज्यादातर दुकानें बंद रहीं। सत्ताधारी जेडीयू ने आरजेडी पर पलटवार करते हुए इस बंद को दहशत फैलाने की साजिश करार दिया। बालू खनन नीति की पुनर्वापसी के बावजूद राष्ट्रीय जनता दल द्वारा छद्म धर्मनिरपेक्षता का जो पाखंड है वह उजागर हो रहा है। बिहार सरकार की नई खनन नीति का शुरू से ही विरोध हो रहा था। इस विरोध से मामला बढ़कर पटना हाईकोर्ट तक पहुंच गया, जहां कोर्ट ने नई नीति पर स्टे लगा दिया, जिसके बाद नीतीश सरकार ने अपना निर्णय वापस लेने की घोषणा कर दी। ये घोषणा बुधवार को देर शाम की गई, लेकिन इसके बावजूद आरजेडी सरकार के खिलाफ बिहार बंद के ऐलान पर अड़ा रहा। राजस्थान के प्रतापगढ़ में क्रिसमस त्योहार के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में पुलिस के कुछ जवान नजर आए। पुलिस को खबर मिली थी कि क्रिसमस के नाम पर यहां कुछ आदिवासी लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्यक्रम को बंद कराया और वहां से कुछ सामान जब्त किया। इस दौरान हिंदूवादी संगठन के कुछ लोगों ने मौके से बरामद सामान को दिखाकर ये आरोप लगाए कि इनके जरिए लोगों के धर्म परिवर्तन की कोशिश की जा रही थी। ये देखो बाइबल में ये क्या लिखा, पुराना और नया धर्म, पुराना और धर्म नियम। लोगों ने ये आरोप भी लगाया कि इस कार्यक्रम में जिन आदिवासी लोगों को बुलाया गया, उन्हें पैसों का लालच देकर उनका धर्म बदलने की कोशिश की गई। कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज इनको धर्मांतरण का कार्य करवाने के ऊपर तुली हुई है, इनको आर्थिक प्रलोभन देती है। मौके पर पहुंची पुलिस ने धर्म परिवर्तन के आरोप में 2 लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन साफ किया कि घटना की पूरी जांच के बाद ही वो कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। हरियाणा के फतेहाबाद में एक घर के अंदर कुछ लोग हाथों में डंडे लेकर एक आदमी की पिटाई करने लगे। आरोप है कि सतवीर नाम के इस आदमी पर उसके घर में घुसकर ससुराल वालों ने जानलेवा हमला किया, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में दिखा कि कुछ बदमाश हाथों में डंडे लेकर सतवीर के घर में घुसे और फिर उसे डंडों से पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान हमलावरों का एक साथी दरवाजे के पास खड़ा होकर निगरानी करता रहा। अपने बेटे को पिटता देख जब सतवीर की मां उसे बचाने पहुंची तो बदमाशों ने उन्हें भी धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। उसका केस चल रहा है 2 साल से, जो केस मैंने डाला हुआ है। मेरी मिसेज की कहानी सारी कुछ मारपीट कर रही है। इस हमले में सतवीर को काफी गंभीर चोटें आईं। आरोप है कि हमलावर सतवीर को अगवा भी करना चाहते थे, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। सतवीर के मुताबिक उस पर ये जानलेवा हमला दूसरी बार किया गया है। घायल सतवीर का आरोप है कि इस हमले में सीआईडी का एक कर्मचारी प्रदीप बहादुर भी शामिल है, जिसके उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध है। उसका आरोप है कि सीआईडी कर्मचारी के कहने पर ही पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पुलिस सीआईडी के दबाव में काम करी है। मेरे को किसी चीज का मेरे को न्याय नहीं मिल रहा है। उन्होंने फोन किया है और हमें उल्टा फंसाने की कोशिश की है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया और उन्हें जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया तो जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। सतवीर का ससुराल पक्ष से प्रॉपर्टी को लेकर पहले से विवाद चल रहा था और अब पत्नी से तलाक के मामले के बाद ये झगड़ा और बढ़ गया। हनीप्रीत को 11 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पंचकुला हिंसा मामले में अदालत ने हनीप्रीत को 11 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने राज्य के हालात पर दिल्ली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की।
पंजाब के निकाय चुनाव में बिहार से आकर अमृतसर में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर जीत हासिल करने वाली पिंकी देवी ने उम्मीद जताई कि वो इलाके के विकास में अहम भूमिका निभाएंगी। मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने का विरोध करते हुए टीएमसी सांसदों ने संसद भवन में प्रदर्शन किया। पंचकुला हिंसा मामले में हनीप्रीत समेत 15 आरोपियों पर अदालत 11 जनवरी को आरोप तय करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल शुक्रवार को दिल्ली में चीन के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ सीमा मामले पर बैठक करेंगे। मुंबई में एक कार और ट्रक की टक्कर में कार का ड्राइवर और एक महिला जख्मी हो गई। बिहार के बाढ़ में पुलिस ने लोगों की आंखों में मिर्च डालकर लूटपाट करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में एक महिला ने अपने 2 बच्चों की हत्या के बाद खुदकुशी करने की कोशिश की। शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 21 अंक नीचे 33,756 पर खिसक गया। निफ्टी 4 अंक लुढ़ककर 10,440 पर बंद हुआ। हिमाचल की मंडी में बस स्टैंड पर पुलिस खोजी कुत्तों की मदद से बस तलाशती नजर आई। घर के अंदर कुछ लोग हाथों में डंडे लेकर एक आदमी की पिटाई करने लगे, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हरकत में आ गए और मौके पर बम निरोधक दस्ते को भी बुला लिया गया। इसके बाद बम निरोधक दस्ता बस स्टैंड पर बम तलाशने में जुट गया। बस अड्डे के हर कोने को खंगाला गया। सर्च ऑपरेशन में खोजी कुत्तों की भी मदद ली गई। इस दौरान एहतियात के तौर पर पूरे बस अड्डे को खाली करा लिया गया। पुलिस दल जो है वो अपने जितने भी उनके पास उपकरण है उनके साथ जो है यहाँ पर मौके पर मौजूद है। बम या फिर संदिग्ध कोई वस्तु यहाँ पर मौजूद तो नहीं है। बहुत देर तक तलाशी के बाद भी पुलिस को कुछ नहीं मिला। अब पुलिस बम की अफवाह फैलाने वाले की पहचान में जुटी है, लेकिन जिस नंबर से बम होने की कॉल आई थी फिलहाल वो बंद है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में एक घर में घुसे एक चोर ने टीवी चुराने के लिए घर के मालिक को गोली मार दी है। पूरी घटना घर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि चोर के घुसने की खबर मिलते ही घर के अंदर मौजूद महिला अपनी बच्ची को लेकर दूसरे कमरे में भागी। थोड़ी देर में चोर वहां पहुंचा और महिला को देखते ही उसने गोली चला दी। हालांकि महिला ने तुरंत ही खुद को दूसरे कमरे में बंद कर लिया, जिससे वो बच गई। इसके बाद चोर वहां दीवार पर लगे टीवी को उतारने की कोशिश करने लगा। इतने में महिला का पति घर के अंदर पहुंचा, जिसे देखते ही चोर ने उसके सिर पर गोली मार दी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में एक घर में घुसे एक चोर ने टीवी चुराने के लिए घर के मालिक को गोली मार दी है। पूरी घटना घर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें देखा जा सकता है कि चोर के घुसने की खबर मिलते ही घर के अंदर मौजूद महिला अपनी बच्ची को लेकर दूसरे कमरे में भागी। थोड़ी देर में चोर वहां पहुंचा और महिला को देखते ही उसने गोली चला दी। हालांकि महिला ने तुरंत ही खुद को दूसरे कमरे में बंद कर लिया, जिससे वो बच गई। इसके बाद चोर वहां दीवार पर लगे टीवी को उतारने की कोशिश करने लगा। इतने में महिला का पति घर के अंदर पहुंचा, जिसे देखते ही चोर ने उसके सिर पर गोली मार दी। गोली लगते ही वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन चोर ने एक और गोली उस पर दाग दी, जो उस आदमी को बगल से होते हुए निकल गई। गोली लगने के बाद वो आदमी बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन किसी तरह उसने खुद को संभाला और खड़ा हो गया। इतने में चोर का दूसरा साथी वहां पहुंचा और उन्होंने उस आदमी को धमकाते हुए उसी कमरे की ओर भेज दिया जहां उसकी पत्नी बंद थी। फिर एक चोर टीवी को उतारने की कोशिश करने लगा। काफी देर की मशक्कत के बाद दोनों चोर टीवी को दीवार से उतारने में कामयाब रहे और पहले से घर के बाहर खड़ी अपनी गाड़ी में लेकर फरार हो गए। खबर के मुताबिक इस हमले में महिला और उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उनकी बच्ची पूरी तरह सुरक्षित है। 2G केस में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला आने के बाद सियासी तूफान खड़ा हो गया। इस बहाने कांग्रेस को बीजेपी और पीएम मोदी को घेरने का नया मौका मिल गया है और पार्टी पूरी ताकत के साथ हमलावर हो गई, जिसमें आगे बढ़कर मोर्चा संभाला कपिल सिब्बल ने। सिब्बल पहले भी घोटाले के आरोपों को खारिज करते रहे हैं और फैसला आने के बाद भी उन्होंने पुराना बयान दोहराया। ये प्रिजम्पटिव लॉस की जो थियरी थी अब सब गलत साबित हो गई। मनमोहन सरकार में टेलीकॉम मंत्री रहे सिब्बल ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा, क्योंकि 2G केस लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ा मुद्दा बना था। अब हमने कहा है कि प्रधानमंत्री जी सदन में आए और स्पष्टीकरण दें। 2014 की चुनावी रैलियों में पीएम ने इसे घोटाला बताकर कांग्रेस को जमकर घेरा था। यही नहीं, प्रधानमंत्री विदेशों में दिए भाषणों में भी घोटालों का जिक्र कर मनमोहन सरकार पर तंज कसते रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस भी हमले का एक मौका चूकना नहीं चाहती है। लिहाजा इस फैसले के बाद पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी सामने आए और बीजेपी पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। massive propaganda which was being done against the UPA
was without any foundation. तो वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस के हमलों पर तंज कसा। The Congress party should consider it as some kind of a certificate. अरुण जेटली ने यूपीए की टेलीकॉम पॉलिसी को ही गलत करार दिया। जेटली के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए सरकार की पहले आओ पहले पाओ की स्पेक्ट्रम नीति रद्द की थी, लेकिन कांग्रेस को उनका ये जवाब हजम नहीं हुआ। इसलिए जेटली का जवाब देने दोबारा कपिल सिब्बल मैदान में उतरे। सुप्रीम कोर्ट ने तो सारे लाइसेंस कैंसिल किए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई इसमें ये तय नहीं किया था कि कोई नुकसान हुआ है। कांग्रेस ने इस मसले पर भी पीएम मोदी से माफी की मांग कर डाली। राजस्थान के अलवर में एक सरकारी अस्पताल में कुछ पुलिस वाले बिस्तर पर घायल पड़े एक लड़के का बयान लेते नजर आए। आरोप है कि राजस्थान की बीजेपी सरकार में मंत्री हेम सिंह भड़ाना के दोनों बेटों ने तेज सिंह यादव नाम के इस लड़के को पहले बंधक बनाया और उसके बाद लड़के के परिवार वालों ने मौके पर पहुंचकर उसे अस्पताल में भर्ती कराया। लड़के का बयान दर्ज करने के लिए पुलिस वाले भी अस्पताल पहुंच गए और कार्रवाई का भरोसा दिलाया, लेकिन पुलिस वाले मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। अभी मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं, एफआईआर आएगी उस हिसाब से। पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक राजस्थान की वसुंधरा सरकार में मंत्री हेम सिंह भड़ाना के दोनों बेटों सुरेंद्र भड़ाना और हितेश भड़ाना ने तेज सिंह यादव के साथ मारपीट की और बाद में उसे कमरे में बंद कर दिया, जहां 10 से 12 लड़कों ने उसके साथ मारपीट की। शिकायत के बाद मंत्री के बेटों को इस बात की गलतफहमी हुई थी कि तेज सिंह यादव ने उनके पिता हेम सिंह भड़ाना को गाली दी थी, जबकि लड़के के परिवार वालों का दावा है कि उनके बेटे ने मंत्री हेम सिंह के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा था। इसको पीट कर खुद दोनों भड़ाना के बच्चे गाड़ी में पटक कर और अपने खुद की कोठी पे लेके गए। अस्पताल पहुंचे कांग्रेस के नेता टीकाराम जूली ने पुलिस से मांग की कि वो मंत्री हेम सिंह के दबाव में आकर मामले में कार्रवाई करने से बचने की कोशिश न करे और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। इस मामले में लीपापोती नहीं हो, इसकी निष्पक्ष जांच हो। वहीं तेज सिंह के परिवार वालों ने पुलिस पर मामले को रफा दफा करने का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस ने इस आरोप को खारिज करते हुए आरोपियों पर कार्रवाई की बात कही है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर तरह के अंधविश्वास को पीछे छोड़ते हुए 25 दिसंबर को नोएडा जाएंगे। 25 दिसंबर को योगी आदित्यनाथ बोटैनिकल गार्डन से शुरू होने वाली दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन की शुरुआत के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इससे पहले अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह यूपी के मुख्यमंत्री रहते हुए कभी नोएडा नहीं गए। माना जाता है कि नोएडा पहुंचने वाला मुख्यमंत्री दोबारा सरकार नहीं बना पाता। मुख्यमंत्री रहते हुए मायावती नोएडा गई थी, जिसके बाद 2012 में वो चुनाव हार गई थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने यूपी के तमाम हिस्सों का दौरा किया था, लेकिन तब भी वो नोएडा नहीं गए थे। हालांकि इस बार हर तरह के अंधविश्वास को दरकिनार करते हुए योगी आदित्यनाथ 25 दिसंबर को नोएडा पहुंचने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में नई सरकार बनने के लिए विधानसभा भंग की गई। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कांग्रेस की हार के बाद विधानसभा को भंग कर दिया। पोल्यूशन का लेवल बढ़ने पर ईपीसीए यानी एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी ने दिल्ली और आसपास के राज्यों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। हरियाणा के सिरसा में पुरातत्व विभाग में काम कर रहे आईएएस अधिकारी प्रवीण कुमार ने सड़क पर बीमार हालत में पड़े एक कुत्ते का इलाज करवाने में मदद की। दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई ने एक बंद लिफाफे में जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद के मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। बिहार के पूर्वी चंपारण में 2 बाइक सवार एक दुकान से 5 लाख रुपए के मोबाइल चुराकर फरार हो गए। कोलकाता में विदर्भ की टीम कर्नाटक को 5 रन से हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गई, जिसकी खिताबी भिड़ंत अब 29 दिसंबर को दिल्ली से होगी। क्रिकेटर रोहित शर्मा ने ट्वीट कर अपनी पत्नी को 30वें जन्मदिन की बधाई देते हुए सोशल मीडिया पर शुक्रिया अदा किया कि लगातार दौरों की वजह से वो ऋतिका के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, फिर भी वो उनका सहयोग करती हैं। कैंसर को मात देते हुए नेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में 3 गोल्ड समेत कई पुरस्कार जीत चुके हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले दिव्यांग मोहित ने उम्मीद जताई कि सरकार आगे बढ़ने के लिए उन्हें भी दूसरे खिलाड़ियों की तरह सुविधाएं मुहैया करवाएगी। दिल्ली में संसद भवन के परिसर में टीएमसी के कुछ सांसद हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करने लगे। आधार नंबर को मोबाइल और बैंक खातों से जोड़ने के विरोध में टीएमसी ने ये प्रदर्शन किया, जिसमें दिनेश त्रिवेदी और सुदीप बंदोपाध्याय समेत टीएमसी के कई सांसद शामिल हुए। आधार कार्ड को मोबाइल के साथ लिंक करना नहीं चलेगा। प्रदर्शन कर रहे सांसदों ने दावा किया कि आधार नंबर को मोबाइल और बैंक खातों से जोड़ने पर आम आदमी की निजी जानकारी लीक होने का खतरा बढ़ जाएगा। ये खतरनाक चीज है। हालांकि आधार नंबर जरूरी किए जाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला सुना चुकी है, लेकिन इस मुद्दे पर टीएमसी अभी तक अपने रुख पर कायम है।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान नेता राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ प्रदूषण विभाग के एक अधिकारी को गन्ने के खेत के अंदर ले जाने लगे। भारतीय किसान यूनियन के ये कार्यकर्ता यहां की फैक्ट्रियों को प्रदूषण विभाग की ओर से मिली क्लीन चिट से नाराज थे, जिससे नाराज भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने प्रदूषण विभाग के अफसर डीसी पांडे को घेर लिया और फैक्ट्रियों से हो रहे प्रदूषण का रियलिटी चेक करने के लिए उनको गन्ने के खेत में लेकर पहुंचे। आ जाओ भाई, वो कहाँ है दूसरा वाला? इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने गन्ने के पत्ते पर लगी राख को हाथ पर रगड़कर प्रदूषण का असर दिखाने की कोशिश की। क्या है ये? प्रदूषण क्या है? किसानों का आरोप है कि इंडस्ट्रियल एरिया में चल रही फैक्ट्रियों को प्रदूषण मुक्त होने की क्लीन चिट दी गई है, लेकिन इन फैक्ट्रियों से उनकी फसलों को नुकसान हो रहा है। आज ये यहाँ के फिजिकल सर्वे हुए हैं कि पोल्यूशन की ग्राउंड उस पे क्या हालात है। किसानों के मुताबिक अधिकारियों को प्रदूषण की हकीकत दिखाने के लिए उनको यहाँ लाना पड़ा, लेकिन किसानों की नाराजगी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने प्रदूषण विभाग के अधिकारियों को बंधक बना लिया और उनको बाइक पर बैठाकर प्रदूषण से प्रभावित इलाकों में घुमाया। किसान नेताओं ने प्रशासन से 15 दिन के अंदर प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। 15 दिन का हम इनको टाइम देते हैं, नहीं कार्रवाई होगी तो उसके बाद में अगला कदम होगा। इस रियलिटी चेक के बाद प्रदूषण विभाग के अधिकारी फिर से पूरे मामले की जांच करने और प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में एक सड़क पर कुछ डॉक्टर घायलों का इलाज करते दिखे। यहाँ एक सफेद रंग की तेज रफ्तार कार पैदल चल रहे लोगों पर चढ़ गई और सड़क पर चल रहे लोगों को रौंदते हुए एक टेलीफोन बूथ से जा टकराई। इस सड़क हादसे में 19 लोग घायल हो गए, जिसमें एक 4 साल का बच्चा भी है। हादसे के तुरंत बाद पुलिस और डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंच गई और सड़क पर ही घायलों का शुरुआती इलाज किया गया। बाद में एम्बुलेंस के जरिए घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। शुरुआती जांच में मेलबर्न पुलिस ने इस हादसे को आतंकवादी हमला मानने से इनकार कर दिया। Several are critical. We believe is a deliberate act. पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर और उसके साथ कार में बैठे एक दूसरे शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने कार से जानबूझकर भीड़ को टक्कर मारी। उसने ऐसा क्यों किया, इसकी वजह अभी साफ नहीं हो पाई। एयरफोर्स को अगले कुछ वर्षों में तेजस फाइटर प्लेन की एक बड़ी खेप मिल सकती है। एयरफोर्स ने नए तेजस विमान बनाने के लिए HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को एक बड़ा ऑर्डर दिया है। HAL की ओर से जारी बयान के मुताबिक एयरफोर्स ने HAL से 83 हल्के लड़ाकू विमान बनाने के लिए प्रस्ताव मांगा है। सूत्रों के मुताबिक लड़ाकू विमान का ये सौदा 33,000 करोड़ रुपए का होगा। इसे घरेलू रक्षा क्षेत्र में सरकार का अब तक का सबसे बड़ा सौदा बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक तेजस खरीद सौदे पर अंतिम मोहर 5 महीने में लग सकती है। वायुसेना 40 तेजस विमानों का ऑर्डर पहले ही HAL को दे चुकी है। मुंबई में एक परिवार अपने बच्चे की फोटो लेकर कैमरे पर आपबीती सुनाने लगा। परिवार का आरोप है कि उनके बेटे की होटल के स्विमिंग पूल में डूबने की वजह से संदिग्ध हालात में मौत हो गई, लेकिन परिवार बेटे इदरीस की मौत के बाद न्याय की गुहार लगा रहा है। इदरीस की बहन के मुताबिक उसका परिवार मलाड इलाके के मड आइलैंड में मौजूद द रिट्रीट होटल में पिकनिक मनाने गया था। इस बीच वो और इदरीस के कुछ दोस्त स्विमिंग पूल में नहाने लगे। कुछ देर बाद इदरीस की बहन कपड़े बदलने के लिए चली गई और जब लौटी तो इदरीस की बॉडी पानी में तैरती हुई मिली। I thought that he is playing with those kids in the baby pool. When they came, I asked them that where is Idris. They told me that Idris is there down in the water. खार इलाके में रहने वाले इदरीस के माता पिता का आरोप है कि घटना के वक्त स्विमिंग पूल के आसपास सिक्योरिटी गार्ड न होने की वजह से उनके बेटे की जान गई है। ऐसे में होटल मैनेजमेंट पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। Half an hour in the whole scenario, there was no lifeguard over there. First, we just want to know, sir, how it happened, and then we can go further. वहीं होटल के एक सिक्योरिटी इंचार्ज ने बताया कि पिकनिक पर आए 3-4 बच्चे पूल साइड पर खेल रहे थे, जिसमें इदरीस भी था और वो भी दूसरे बच्चों के साथ स्विमिंग पूल के पास ही खेलने लगा। इस दौरान घर वालों का ध्यान उन पर नहीं था, जिसकी वजह से एक बच्चा पूल में गिर गया। इस बीच होटल परिसर में मौजूद एक शख्स ने स्विमिंग पूल में बच्चे का शव तैरता देखा और होटल स्टाफ को इसकी जानकारी दी। वो 3-4 बच्चे लोग खेल रहे थे, उनका ध्यान नहीं था और उसमें से एक बच्चा जाके गिर गया। उन्होंने बताना तो चाहिए था। फिलहाल पुलिस ने होटल मैनेजमेंट के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में एक रोलर बीच सड़क पर रखे हजारों हथियारों को रौंदता नजर आया। अवैध हथियारों के जखीरे को ब्राजील पुलिस ने जब्त किया, जिसे नष्ट करने के लिए एक रोलर की मदद ली गई। 2000 से ज्यादा अवैध हथियारों को पहले सड़क पर एक कतार में बिछाया गया, फिर इन पर रोलर चलाया गया। सेना के बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में इन हथियारों को नष्ट
जब्त किया गया। अधिकारियों के मुताबिक इन अवैध हथियारों में बड़ी संख्या में ऑटोमेटिक राइफल्स और बंदूकें शामिल थी। So it's really important that we actually get rid of that stock, and these 2,000 guns that were destroyed represent a step, an important step. अधिकारियों के मुताबिक रियो डी जेनेरो में 1 साल पहले हुए ओलंपिक खेलों के बाद अचानक यहां अपराध बढ़ गए थे। इसी वजह से पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाकर इन हथियारों को जब्त किया।